एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गैलरी। तो आज हम बात करने वाले हैं जापानीज़ मॉडल की। लास्ट टाइम हमने बात की थी यूके यूएस मॉडल की। आज हम बात करेंगे जापानीज़ मॉडल की, जो कि है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल्स के अंदर सेकंड मॉडल। तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्टली हम इसका इंट्रो देख लेते हैं कि ओवरऑल ये है क्या। यहाँ पे जो है जापानीज़ मॉडल के अंदर बैंक्स एंड जो कंपनीज़ हैं, बैंक्स एंड कंपनीज़, यही हाई लेवल के स्टॉक ओनरशिप इन्हीं के पास होती है कॉरपोरेशंस की। प्लस यहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही बैंक और कॉरपोरेशन के बीच में लॉन्ग टर्म लिंक्स हैं, स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं। और एक लीगल पब्लिक पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया है जो कि किरेत्सु को प्रमोट करे और सपोर्ट करे। किरेत्सु की बात हम आगे करने वाले हैं। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर जो हैं यहाँ पे मेनली इनसाइडर्स होते हैं, बहुत ही रेयरली, मतलब बहुत लो लेवल ऑफ शेयर होल्डर्स हैं जो कि आउटसाइड शेयर होल्डर्स होते हैं। और जो इक्विटी फाइनेंसिंग है यहाँ पे जापानीज़ कॉरपोरेशन के अंदर वो इम्पोर्टेंट होती है, मतलब सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग में इक्विटी फाइनेंसिंग मेन सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग रहती है। और जो फॉरेन ओनरशिप है उसकी परसेंटेज भी स्मॉल ही है। उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा है। जो कंपनी है उसको उसकी ओनरशिप शेयर होल्डर के पास है प्लस मेन बैंक के पास है। तो शेयर होल्डर क्या है, वो ओनर है कंपनी के, तो वो अपॉइंट करते हैं सुपरवाइजरी बोर्ड को। सुपरवाइजरी बोर्ड देन अपॉइंट करता है और सुपरवाइज करता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट आगे एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को अपॉइंट करता है। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में मेनली आ जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि एक्चुअल में कंपनी को मैनेज करते हैं, यहाँ पे वर्क होता है। फिर उसके बाद आता है सेकंड हैंड पे मेन बैंक, जो कि ओनर भी है कंपनी का, साथ के साथ वो कंपनी को लोन भी प्रोवाइड करता है, प्लस वो मैनेजर्स मॉनिटर्स भी प्रोवाइड करता है कंपनी को एज इन सुपरवाइजरी बोर्ड। एंड जब एमरजेंसी के टाइम पे भी एक्ट करता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके की प्लेयर्स की, किसके मेनली 4 टाइप के की प्लेयर्स होते हैं इसमें। मेन बैंक, किरेत्सु, मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट। मेन बैंक हमें पता ही है, बैंक जो है ओनर है, मैनेजमेंट मैनेजर्स हो गए, गवर्नमेंट सबको क्लियर होता है। और किरेत्सु क्या है, किरेत्सु एक नेटवर्क है जिसमें जो कंपनीज है उनका जब आपस में क्रॉस होल्डिंग होती है शेयर्स की, डिबेंचर्स की, मतलब डेट एंड इक्विटी की, जब वे आपस में गुड्स और सर्विसेज की भी ट्रेडिंग करते हैं और इनफॉर्मल बिजनेस कॉन्टैक्ट भी होते हैं जब इनके बीच में, तब इसी को बोलते हैं किरेत्सु, मतलब एक दूसरे कंपनी में शेयर और डिबेंचर्स को परचेज़ करना और सेल करना। उसके बाद हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये जो है की प्लेयर्स का जो डायग्राम है वो ओपन एंडेड हेक्सागन है। इसमें क्या है, जो नीचे की 4 लाइनें हैं बिल्कुल बोल्ड में, वो शो करती है मेन जो हमारे की प्लेयर्स है, जैसे कि गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, बैंक एंड किरेत्सु। जबकि जो ऊपर की 2 ब्रोकन लाइन्स है वो शो करती है आउटसाइड शेयर होल्डर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। आउटसाइड शेयर होल्डर के कारण ही यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आए हैं। ये ऊपर से ब्रोकन है, इस वजह से इसको ओपन एंडेड हेक्सागन भी बोला जाता है। उसके बाद आता है शेयर ओनरशिप पैटर्न की। हमारे जो जापानीज़ मॉडल है इसका शेयर ओनरशिप पैटर्न कैसा है, तो 1990 के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो थे, इनके अंदर इंश्योरेंस कंपनीज भी आ गई, बैंक्स भी आ गए, तो इनके पास अप्रॉक्सीमेटली 43% शेयर होल्डिंग थी कंपनीज़ की। प्लस जो कॉरपोरेशंस थी, इनमें हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड नहीं करते, इनके पास 25% अप्रोक्स शेयर होल्डिंग थी। एंड जो फॉरेनर्स थे उनके पास अप्रोक्स 3% की जो है शेयर ओनरशिप थी। अब बोर्ड कंपोजिशन कैसा है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, हमने जैसे पहले बात की थी कि जो मेनली है इसमें इनसाइडर्स ही होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और अगर थोड़े बहुत ही मतलब आउटसाइड डायरेक्टर्स होते हैं, लो लेवल ऑफ आउटसाइड डायरेक्टर्स। बट अगर कंपनी के जो प्रॉफिट है वो फॉल होने लग जाते हैं एक लंबे समय तक, तो मेन बैंक और उसके जो मेंबर है किरेत्सु के, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टर्स को रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर सकते हैं वे, और अपने कैंडिडेट्स को जो है कंपनी के बोर्ड में अपॉइंट कर देते हैं, मतलब अपने पर्सनस को लगा देते हैं एज अ डायरेक्टर। और अनदर प्रैक्टिस क्या है जो कि जापान में कॉमन है, वो ये है कि जो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स के जो रिटायर्ड होते हैं, मतलब कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज में या फिर सरकारी मतलब उसमें लगे होते हैं, जो रिटायर हो गए होते हैं, उनको भी जो है इसमें कॉर्पोरेट बोर्ड्स में अपॉइंट कर दिया जाता है। प्लस
जो जापानीज़ बोर्ड है वो यूके, यूएस और जर्मनी के बोर्ड से बहुत बड़ा है। यहाँ पे एवरेज जापानीज़ बोर्ड के अंदर कम से कम 50 मेंबर्स होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, कि यहाँ पे कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। तो यहाँ पे मेनली 2 रेगुलेटरी बॉडीज़ काम करती हैं। फर्स्ट इज़ सिक्योरिटीज़ ब्यूरो ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड सेकंड वन इज़ द सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज सर्विलियंस कमेटी। जो ये दोनों कमेटीज़ हैं, बोथ आर इस्टेब्लिश्ड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द सिक्योरिटीज़ ब्यूरो इन 1992। देन हम बात करते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की, कि जो जापानीज़ मॉडल है इसके अंदर हमें क्या क्या जो है डिस्क्लोज़ करना होता है हमारे शेयर होल्डर्स को। तो फर्स्ट आ जाता है इसमें सेमी एनुअल डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल डाटा। मतलब जब हम यूएस वाले की बात करते थे तो हमें वहाँ पे क्वार्टरली डिस्क्लोज़ करना होता था, जबकि इसमें सेमी एनुअल डिस्क्लोज़ करना होता है, मीन्स 6 मंथ्स का एक टाइम पे। सेकेंड इज़ एग्रीगेट डिस्क्लोजर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड बोर्ड कंपोजिशन। तो यूएस के अंदर तो हम इंडिविजुअल डाटा दिखाते थे, बट इसके अंदर हम एग्रीगेट डिस्क्लोज करते हैं, मतलब एग्रीगेट निकाल कर। थर्ड वन इज़ डिस्क्लोजर ऑफ द कॉर्पोरेशन 10 लार्जेस्ट शेयर होल्डर। जो कंपनी के सबसे बड़े 10 लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं उनके बारे में बताना। फोर्थ इज़ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। जो मतलब हमने यूएस और जापानीज़ मॉडल में जो डिफरेंस देखा वो क्या है, कि यहाँ पे जापानीज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं अकाउंटिंग के लिए, जबकि यूएस के अंदर क्या था, यूएस जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता था, जिसे बोला जाता है यूएस गैप। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस रिक्वायरिंग शेयर होल्डर अप्रूवल। अब कौन कौन से एक्शंस है जिसके लिए कंपनी को शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी होती है। तो अब जो 1981 की जो अमेंडमेंट थी कमर्शियल कोड स्टेट्स की, उसने क्या कहा था, जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है जिनके पास एटलीस्ट कंपनी के 10% शेयर है, उनको जो है मतलब एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है उसके एजेंडा के बारे में बताया जाए, जबकि उससे पहले नहीं बताया जाता था। तो रूटीन कॉर्पोरेट के एक्शन जिनके लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए होती है वो होता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड एलोकेशन ऑफ रिजर्व्स, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, कैपिटल ऑथराइजेशंस, अमेंडमेंट टू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट, बोनसेस टू डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स। और जो नॉन रूटीन कॉर्पोरेशन एक्शंस हैं जिसके लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए वो है मर्जर्स, टेक ओवर्स एंड रिस्ट्रक्चरिंग्स। लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर की इंट्रैक्शन बिटवीन प्लेयर्स। तो इसमें क्या है, जो जापानीज़ कॉर्पोरेशन है वो प्रेफर करती है कि जो पार्टीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म रहे, शेयर होल्डर लॉन्ग टर्म के लिए रहे। तो इसमें जो एनुअल रिपोर्ट्स है और जो मटेरियल है जो कि एनुअल जनरल मीटिंग से रिलेटेड होता है वो शेयर होल्डर्स को अवेलेबल करा दिया जाता है मीटिंग से पहले ही। और जो शेयर होल्डर है वो जनरल मीटिंग को, एनुअल जनरल मीटिंग को वोट के जो है अटेंड कर सकते हैं, बाय प्रॉक्सी भी कर सकते हैं, और वोट जो है वो मेल के थ्रू भी दे सकते हैं। आई होप आपको जापानीज़ मॉडल क्लियर हुआ होगा। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe my channel. Thank you.